नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा उद्देश्य है आपको विश्व साहित्य से परिचित करवाना और कुछ ऐसी कहानियां सुनाना जो आपके मनोरंजन के साथ आपका ज्ञान भी बढ़ाएं। कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी जो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी, कभी थोड़ा डराएंगी, कभी थोड़ी सिहरन पैदा करेंगी, कभी थोड़ा हंसाएंगी, पर आपको पसंद जरूर आएंगी। सुनते रहिए महान लेखकों की महान कलाकृतियां इस चैनल पर। आज सुनेंगे आर के नारायण की एक दिल को गुदगुदा देने वाली कहानी, इंजन ट्रबल, इंजन की समस्या। उससे पहले जानेंगे थोड़ा सा अपने इस लेखक के बारे में। आर के नारायण का जन्म 1906 में हुआ था और मृत्यु 2001 में। पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर उन्होंने अपनी अनेक रचनाएं की और उनका सबसे पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि 1935 में आया था। इस पुस्तक और नारायण की इसके बाद की सभी कृतियों के पृष्ठभूमि दक्षिण भारत का काल्पनिक शहर मालगुडी है। नारायण आमतौर पर मानवीय संबंधों की विशेषताओं तथा भारतीय दैनिक जीवन की विडंबनाओं का चित्रण करते हैं, जिसमें आधुनिक शहरी जीवन पुरानी परंपराओं के साथ टकराता रहता है। आप में से बहुत लोगों को बहुत कुछ याद आया होगा ये धुन सुनकर, और बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये धुन क्यों सुनवाई। यही है आज का सवाल। आपको मुझे बताना है कि ये धुन आर के नारायण के जीवन से किस तरह जुड़ी है। शेक्सपियर सेड वंस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अरे, कहानी सुनाई जानी है आर के नारायण की और बात हो रही है शेक्सपियर की। जी हाँ, शेक्सपियर की ये जो छोटी सी एक लाइन है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हमारी कहानी को आज पूरे तरीके से सार्थक करेगी। देखते हैं कैसे। चलिए करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। महाबातूनी आदमी कह रहा था, कुछ साल पहले हमारे कस्बे में एक शोमैन आया जो गेटी लैंड नामक संस्था को चलाता था। रातों रात वहां के जिम खाना क्लब में पोस्टर, झंडे, रंग बिरंगे रोशनी के बल्ब लग गए। तमाशा देखने जिले भर के लोग आने लगे। शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही उन्हें हर रोज 500 रुपए की आमदनी होने लगी। इसमें तरह तरह के खेल, जादू के तमाशे दिखाए जाते थे। 2 आने का टिकट खरीदकर हम तोतों के करतब से लेकर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गोल चक्कर दौड़ देख सकते थे। इसके अलावा यहाँ तरह तरह की लॉटरी और गैलरी थी, जिसमें एक आना खर्च करके आप 100 रुपए तक के इनाम जीत सकते थे। शो का एक कोना बहुत ज्यादा लोगों से भरा रहता। यहाँ 8 आने के टिकट लेकर तरह तरह की बड़ी चीजें जैसे पिन कुशन, सिलाई की मशीन, कैमरे और सड़क कूटने का इंजन तक इनाम में जीत सकते थे। एक दिन उन्होंने टिकट नंबर निकाला, 1005, 1005, जिसका आधा हिस्सा मेरे पास था। इनाम की चीजों पर नजर डालते हुए उन्होंने कहा कि सड़क का इंजन मुझे इनाम में मिला है। अब मुझसे ये पूछिए कि इनामों में रोड इंजन जैसी चीज कैसे शामिल हो गई। यह बताने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। इंजन! खैर, यह सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। लोग मुझे ऐसे देखने लगे मानो मैं कोई जानवर हूँ। कई हंसकर कहने लगे, क्या करेगा ये इस रोड इंजन का। यह इनाम ऐसा नहीं था जिसे कोई खुद उठाकर घर ले जा सके। मैंने एक शोमैन से पूछा, इसे ले जाने में वे क्या मेरी मदद करेगा? जवाब देने की जगह उसने मुझे ऊपर टंगा एक नोटिस दिखा दिया, जिस पर लिखा था, इनाम जीतने वाले सभी लोग अपने इनाम फौरन खुद ही इंतजाम करके उठा ले जाएं। लेकिन मेरे इस मामले में वे थोड़ी सुविधा देने के लिए तैयार थे।
शो चलने के दिनों में वे इसे जिम खाना क्लब में ही रखे रहने को तैयार थे, इसे मैं बाद में ले जा सकूंगा। मैंने जब शोमैन से पूछा कि इसे ले जाने के लिए क्या वे ड्राइवर दे सकेंगे, वह हंसने लगा। बोला, जो आदमी इसे यहाँ लाया था उसे रोज के 5 रुपए और 100 रुपए इसके अलावा देने पड़ते थे। उसे मैंने वापस भेज दिया और तय कर लिया कि अगर कोई उसे चला नहीं सकता तो इसे मैं इसके भाग्य पर छोड़ दूंगा। ये नई चीज है, इसलिए मैं इसे लाया था। मैं ही जानता हूँ इसके कारण मैंने कितनी परेशानी उठाई है। मैं इसे किसी म्यूनिसिपैलिटी को नहीं बेच सकता, मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, शोमैन होने के नाते मुझे म्यूनिसिपैलिटी के लोगों से बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। मैं इनसे दूरी रहना पसंद करता हूँ। एक दोस्त और परिचित आ आकर इनाम के लिए मुझे बधाइयां देने लगे। ये कोई नहीं जानता था कि इस इंजन से कितना पैसा मिलेगा, लेकिन सभी कहते थे इसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसमें लगा लोहा ही बेचोगे हजारों में बिकेगा। कई दोस्त बार बार ये बात कहते। रोज मैं जिमखाना क्लब का चक्कर लगाता और इंजन को देख लेता। मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा था। तांबे से बने इसके हिस्से चमकते हुए बहुत सुंदर लगते। मैं पास आकर प्यार से इसे थपथपाता, इसके आसपास घूमता और शाम को शो खत्म होने के बाद घर लौट आता। मैं गरीब था, इसलिए सोचता था इससे मेरी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं कितना नादान था नहीं जानता था। इससे तो समस्याओं की शुरुआत हुई थी। जब शोमैन का तमाशा खत्म हो गया तो वह अपना सामान उठाकर चला गया। म्यूनिसिपैलिटी से मेरे पास एक चिट्ठी आई कि अपना इंजन यहाँ से उठा लो। दूसरे दिन मैं वहां गया तो बेचारा इंजन अकेला खड़ा था। आसपास कोई नहीं था। चारों तरफ जमीन पर कूड़ा करकट बिखरा पड़ा था, लेकिन अकेला होने पर भी यह बिल्कुल सुरक्षित था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या करूं, इसलिए कई दिनों तक इसे वहीं खड़ा रहने दिया। म्यूनिसिपैलिटी ने अब मुझे नोटिस भेजा, इसे जल्द से जल्द जिमखाने के मैदान से हटा लूं, नहीं तो किराया वसूल किया जाएगा। गहराई से सोच विचार करने के बाद मैंने किराए की बात मान ली और 10 रुपए हर महीने के हिसाब से 3 महीने तक किराया देता रहा। मैं गरीब आदमी हूँ। जिस घर में मैं अपनी बीवी के साथ रहता था उसका किराया भी केवल 4 रुपए महीने था। इस हालत में 10 रुपए महीना चुकाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। इसके लिए मुझे अपने बजट में काफी काट छांट करनी पड़ी। एक आध बार बीवी का जेवर भी गिरवी रखना पड़ा। बीवी हर रोज मुझसे पूछती, इस इनाम का क्या करोगे, कैसे करोगे, और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। मैं बाजार जाता और हर किसी से इसे खरीदने की बात करता। किसी ने सुझाया, कॉस्मोपॉलिटन क्लब का सेक्रेटरी इसे खरीद सकता है। मैं उससे मिला तो वह हंसने लगा और बोला, मैं इसका क्या करूंगा। मैंने कहा, आपके यहाँ टेनिस कोर्ट है जिसका मैदान यह हर रोज समतल कर सकता है। मैं काफी सस्ता दे दूंगा। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही मैंने महसूस कर लिया कि मैंने बेवकूफी भरी कोई बात कही है। किसी ने कहा, तुम म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन से मिलो, वह इसका उपयोग कर सकता है। काफी सोचने के बाद एक दिन मैं उनसे मिलने गया। कोट के बटन सही ढंग से लगाकर मैं उनके कमरे में घुसा और अपनी बात कही। मैं इसे एकदम सस्ते में दे देने को पूरा तैयार था। मैंने बड़े जोर शोर से शहर के लिए उनके कर्तव्यों पर प्रकाश डाला, लेकिन शीघ्र ही समझ गया कि यह काम भी संभव नहीं है। इंजन बच्चों को खेलने के लिए दे देना ज्यादा आसान है। जिम खाना मैदान में इंजन का किराया देने में मेरा दिवाला निकलता जा रहा था। मैं सोचता था, किसी दिन इतना ज्यादा पैसा इसे बेचने से मुझे मूल्य मिल जाएगा कि मैं यह सब भरपाई कर पाऊंगा। अब इस मैदान में पशु प्रदर्शनी होने की घोषणा कर दी गई और मेरी समस्या फिर खड़ी हो गई। मुझसे कहा गया, 24 घंटों के अंदर इसे यहाँ से हटा ले। प्रदर्शनी एक हफ्ते बाद शुरू होनी थी और उसका इंतजाम करने लोग पहले आ रहे थे। उनकी मांग थी इंजन को तुरंत हटवा दिया जाए। मैं बेहद परेशान हो उठा। 50 मील के इलाके में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो इंजन के बारे में अपनी कुछ राय दे सके। सड़क से गुजरते हर बस ड्राइवर से मैं बात करता, लेकिन कोई नतीजा नहीं सामने आ रहा था। मैं स्टेशन मास्टर से भी मिला कि वे मालगाड़ी के ड्राइवर से ही यह काम करा दे, लेकिन इस ड्राइवर ने कहा उसे देखने के लिए अपना इंजन ही काफी है और बीच में किसी स्टेशन पर रुककर वह यह काम कैसे कर सकता है। इस बीच म्यूनिसिपैलिटी का दबाव जारी था। मैं विचार करता रहा। मंदिर के पुजारी से मिलने का फैसला किया कि वह मंदिर के हाथी की सहायता से इंजन को हटवा दे। उसने मेरी बात मान ली।
फिर मैंने 50 कुली किराए पर लिए जो इंजन को पीछे से धकेलते। आप सोच सकते हैं इसमें मेरा कितना पैसा लगा होगा। हर कुली को एक दिन के 8 आने देने थे। हाथी का किराया 7 रुपए रोज था। उसके साथ साथ उसे खिलाना भी था। मेरी योजना थी कि इंजन को जिमखाना मैदान से निकालकर सड़क पर थोड़ी दूर एक मैदान तक ले जाऊं, जिसका मालिक मेरा एक दोस्त था। वहां मैं 2 महीने भी इंजन को खड़ा रख सकता था। इसके बाद मैं मद्रास जाकर इसका सौदा करना चाहता था। इसी के साथ मैंने जोसेफ नामक एक नौकरी से निकाले हुए बस ड्राइवर की भी सहायता ली। उसने कहा कि वह सड़क इंजन के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर उसे सड़क पर किसी तरह चलाए रखा जाए तो वह उसे मैदान में पहुंचाकर खड़ा कर देगा। बड़ा ही मजेदार दृश्य था। मजबूत रस्सों से बंधा हुआ हाथी इंजन को खींचता हुआ, पीछे से 50 तगड़े मजदूर उसे धक्का लगाते और भीतर बैठा जोसेफ उसे चलाने की कोशिश करता। भीड़ जुटाई और यह तमाशा देखने लगी। इंजन सरकने लगा। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। जब यह हाथी जिमखाने से निकलकर सड़क पर पहुंचा तो इसका व्यवहार बदल गया। आगे सड़क पर सीधे चलने के बजाय अब इसने टेढ़े मेढ़े होकर चलना शुरू किया। यह वो चलने भी लगा। हाथी इसे एक तरफ पीछे खींचता। जोसेफ यह जाने बिना कि किधर जाना है पहिए को सारा जोर लगाकर घुमाने में लगा था। पीछे धक्के लगाते कुली 50 कुली जिधर समझ में आता उधर धकेलने में लगे थे। इस अगल बगल उल्टी सीधी धक्केबाजी में इंजन जिस मैदान में जाना था वहां न जाकर दूसरी तरफ खड़ी एक चार दीवारी से टकरा गया और उसका काफी हिस्सा तोड़ डाला। यह देखकर भीड़ ने एक लंबी चीख मारी। भीड़ के व्यवहार से परेशान हाथी और जोर से चिंघाड़ा और रस्सी तोड़कर अलग हो गया। वह भी दीवार से जा टकराया और उसका दूसरा हिस्सा भी ध्वस्त कर दिया। 50 कुली डरकर भाग निकले। भीड़ भी उपद्रव मचाने लगी। किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। यह था दीवार का मालिक। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई और मुझे पकड़कर ले गई। मैं जब हवालात से बाहर आया तो मेरे सामने बहुत से कामों की सूची पकड़ा दी गई। 1. दीवार का जो हिस्सा टूट गया था उसे बनवाना। 2. जो 50 कुली भाग गए थे उनको पैसे देना, यद्यपि उन्होंने यह नहीं बताया कि काम ना करने पर भी उन्हें पैसे क्यों दिए जाएं। 3. इंजन चलाने वाले जोसेफ की फीस देनी थी। 4. दीवार में टकराने से हाथी को जो चोट लग गई थी उसके इलाज के लिए पैसा देना था। यद्यपि मंदिर के मालिकों ने मेरी यह बात नहीं सुनी कि हाथी को दीवार तोड़ने के लिए नहीं लाया गया था। और 5. इंजन को यहाँ से हटाकर उसकी सही जगह पहुंचाना। यह काम अभी भी बाकी था। भाइयों, मैं सचमुच गरीब आदमी था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। बीवी के पास गया तो वह पूछने लगी, तुम्हारे बारे में मैं यह सब क्या सुन रही हूँ। मैंने विस्तार से उसे अपनी समस्याएं बताई। वह सोचने लगी, कहीं मैं उससे दूसरे जेवरों की मांग तो नहीं कर दूंगा। इसलिए पहले तो वह जोर से चिल्लाई, फिर रोने लगी और बोली कि मैं पिताजी को खत लिख दूंगी और वे आकर मुझे ले जाएंगे। मैं लाचार हो उठा। लोग रास्ते में मुझे मिलते तो देखकर मुस्कुराते। मैं गहराई से सोचने लगा कि अपने गांव क्यों न चला जाऊं। मैंने बीवी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह पिताजी को जरूर पत्र लिखे, जिससे गांव जाने के लिए मेरा रास्ता साफ हो जाए। मेरी यह योजना कोई नहीं जान पाएगा। मैं लेनदारों को चकमा देकर चुपचाप एक रात यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी एक स्वामी जी के रूप में मुझे अचानक कहीं से सहायता प्राप्त हो गई। एक शाम म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक छोटे से टाउन हॉल में स्वामी जी का कार्यक्रम हुआ। इसमें स्वामी जी ने योग शक्ति का तरह तरह से प्रदर्शन किया। हॉल खचाखच भरा था। लोग चकित होकर ये सब प्रदर्शन देख रहे थे। मैं गैलरी में बैठा था। स्वामी जी ने शीशे का बर्तन तोड़ा और टुकड़े चबाकर दिखाए। फिर वे कीले लगे तख्त पर लेट गए। इसके बाद तरह तरह के जहर खा लिए। फिर गर्म लोहे की सलाखों को जीभ से चाटा। लोहे के कीले दांतों से दबाकर चबाकर निगल ली। दिल की धड़कन रोक ली और जमीन में गड्ढा खुदवाकर उसमें जा बैठे। ऊपर से मिट्टी डलवा ली। हम सब आंखें फाड़े ये करतब देखते रहे। इसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया और बताया वह अपने गुरु का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए ये करतब दिखाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे उन्हें संतोष के अलावा और कुछ
हासिल नहीं होता। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वह अब अपने कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद उन्होंने चेयरमैन की तरफ देखकर कहा, आपके पास कोई सड़क इंजन है? इसे मैं अपनी छाती पर चलाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन यह सुनकर जरा शर्माया, जरा घबराया और कहने लगा, नहीं, हमारे पास रोड इंजन नहीं है। स्वामी जी ने जोर देकर कहा, मुझे रोड इंजन जरूर चाहिए। चेयरमैन ने उसे यह कहकर फुसलाना चाहा, उसके लिए ड्राइवर भी नहीं है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मेरा असिस्टेंट सब तरह की गाड़ियां चला सकता है। यह सुनते ही मैं गैलरी में उठकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाकर बोला, रोड इंजन आप इनसे मत मांगिए, मुझसे मांगिए। मिनट भर में मैं मंच पर जा पहुंचा और इस आंख खाने वाले की ही तरह महत्वपूर्ण आदमी बन गया। भीड़ तालियां बजाने लगी, जिससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। चेयरमैन मेरे पीछे पड़ गए। तय हुआ कि रोड इंजन देने के बदले उनका आदमी उसे वहां पहुंचा देगा जहां मैं चाहता हूँ। मैंने यह भी सोचा कि इसका कुछ पैसा भी वसूल कर लूं, लेकिन जो आदमी ये सब काम बिना कुछ लिए कर रहा है, उससे पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगा। जल्दी ही सारी भीड़ हॉल से निकलकर जिमखाना के मैदान में जाकर खड़ी हो गई, जहां ये करतब दिखाया जाना था। स्वामी जी का असिस्टेंट हर तरह की गाड़ियां चलाने में माहिर था। जरा सी देर में मेरा रोड इंजन खड़खड़ खड़ करता वहां पहुंच गया। यह दृश्य देखने लायक था। स्वामी जी ने 2 तकिए मंगवाए, एक को अपने सर के नीचे रखा, दूसरा पैरों के नीचे। फिर उन्होंने किस प्रकार इंजन उनके शरीर के ऊपर से चलाया जाएगा ये आदेश विस्तार से दिए। उन्होंने अपनी छाती पर खड़िया मिट्टी से एक निशान बनाया और कहा, इंजन ठीक इसी जगह से गुजरना चाहिए, इसके 1 इंच भी इधर या उधर नहीं। इंजन से फिस फिस की आवाज निकली और वह इंतजार करने लगा। लोग यह देखकर दुखी होने लगे। वे ये सोचने लगे कि यह करना ठीक नहीं है। अब स्वामी जी तकिए पर लेट गए और बोले, जब मैं ओम कहूं, इंजन चला देना। फिर उन्होंने आंख बंद कर ली। लोग तनाव में भरे देखते रहे। मैं बड़े ध्यान से यह सब देख रहा था। आखिरकार अब मेरा रोड इंजन चलने वाला है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में भूरा लिफाफा लिए भीड़ में दाखिल हुआ। उसने हाथ उठाकर स्वामी जी के असिस्टेंट की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन आपको यह करने की इजाजत नहीं है। मैजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म जारी किया है कि यह करतब नहीं दिखाया जा सकता। स्वामी जी उठे। लोगों में सनसनी फैल गई। उन्होंने गुस्से में भरकर कहा, मैं ये क्रिया सैकड़ों जगह दिखा चुका हूं और कहीं मुझे रोका नहीं गया। मैं जो भी करना चाहता हूँ वह सब करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं योग की सब क्रियाएं देश भर के लोगों को घूम घूम कर दिखाऊं। आप मुझे रोकने वाले कौन हैं? मैजिस्ट्रेट साहब यह आज्ञा दे सकते हैं। यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने ऑर्डर का कागज सामने कर दिया। उसको या आपको इस तरह के दूसरे कामों में दखल देने का क्या अधिकार है? यह सब मैं नहीं जानता। मैं मैजिस्ट्रेट साहब के हुक्म का पालन कर रहा हूँ। वे आपको पोटेशियम साइनेट खाने और सीने पर इंजन चलाने के अलावा और सब क्रियाएं करने की आज्ञा देते हैं। हमारे इस क्षेत्र के बाहर भी आप ये सब क्रियाएं दिखा सकते हैं। मैं इसी वक्त इस पापी नगर से बाहर चला जाऊंगा। स्वामी ने क्रोध में पागल होते हुए कहा और उनका असिस्टेंट भी उनके साथ जाने लगा। मैंने दौड़कर असिस्टेंट का हाथ पकड़ा और कहा, तुम इसे यहाँ तक लाए हो, अब इसे मैदान तक तो पहुंचा दो। उसने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया और बोला, मेरे गुरु इतने नाराज हैं, अब तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कैसे कह सकते हो? वह चल पड़ा। मैंने कहा, तुम उसे गुरु की छाती के अलावा और कहीं नहीं चला सकते। अब मैंने इंजन को उसके भाग्य पर छोड़कर 2-1 दिन गांव चले जाने की योजना बनाई। आखिरकार प्रकृति स्वयं मेरी मदद के लिए आगे आई। आप लोगों ने उस साल आए भयंकर भूकंप के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसने उत्तर भारत के कई शहरों को तहस नहस कर दिया था। हमारे कस्बे में भी उसने कुछ कर दिखाया था। रात को हम सब चारपाइयों से नीचे आ गिरे। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी थी। दूसरे दिन शहर छोड़ने से पहले मैंने सोचा कि एक बार इंजन को देखता चलूं। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इंजन वहां से गायब था। मैंने चारों तरफ नजर डाली, शोर मचाया। लोग उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ गए। इंजन मैदान के बाहर एक कुएं में उल्टा होकर पड़ा था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अब कोई और परेशानी पैदा ना करे। मकान का मालिक बाहर आया और यह घटना देखकर दुखी होने की बजाय हंसने लगा। मुझे देखकर बोला, तुमने मेरे लिए बड़ा काम किया है। इस कुएं में
शहर का सबसे गंदा पानी इकट्ठा था और म्यूनिसिपैलिटी हर हफ्ते मुझे नोटिस भेज रही थी कि इसे बंद कराओ। इसमें खर्चा बहुत आता जिससे मैं डर रहा था। तुम्हारे इंजन ने डॉट की तरह कुआं बंद कर दिया, इसे यूं ही रहने दो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ सब शिकायतें वापस ले लूंगा और टूटी दीवार भी खुद बनवा लूंगा। लेकिन यह तो काफी नहीं है। मैंने उसे वे सब खर्चे भी गिना दिए जो इंजन के कारण हुए थे। उसने वह सब भी भरने का वादा किया। कुछ महीनों बाद जब मैं फिर वहां से गुजरा, उस कुएं पर मैंने नजर डाली। उसका मुंह सीमेंट की तरह बंद था। मैंने संतोष की सांस ली और आगे बढ़ गया। तो यह थी हमारी कहानी। एक दिन अचानक प्रकृति ने अप्रत्याशित रूप से उसकी रक्षा की। कहानी बहुत ही रोचक और हास्यप्रद है और आर के नारायण की भाषा और कथा तकनीक इसे और रोचक बनाती है। नारायण वास्तव में सामान्य दैनिक जीवन की स्थितियों से मजाक और हंसी पैदा करने में बहुत ही माहिर थे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल।